बैरी पिया, भाग 40। आगे। कबीर ने उसे देखते हुए कहा, मैं ऋषि को फ़ोन कर देता हूँ कि हमें लेट हो जाएगा। रुद्रम ने सर हिला दिया और रूही से दूर खड़ा होकर अपना फ़ोन चेक करने लगा। उसके फ़ोन पर आराध्या के कई मिस्ड कॉल और मैसेज शो हो रहे थे, जिन्हें देखकर रुद्रम ने दोबारा फ़ोन जेब में डाल लिया। रूही का ध्यान कबीर की तरफ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कबीर, आप भी आए हो मुझसे मिलने, तो इतनी दूर क्यों खड़े हो? ये सुनकर कबीर के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान आ गई। वो रूही की तरफ बढ़ा, लेकिन उसकी पूरी बॉडी बुरी तरह कांप रही थी। जावन जी ने कहा, हम डॉक्टर से मिलकर आते हैं, रूही के डिस्चार्ज की भी बात करनी है। कुछ देर तुम दोनों यहीं रहना। रुद्रम ने सर हिला दिया। वे दोनों वार्ड से बाहर चले गए। कबीर हिम्मत करके रूही के पास खड़ा हो गया और भरे गले से कहा, तुम्हें वापस ठीक देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। दोबारा कभी वैसी कोई हरकत मत करना रूही, तुमने तो मेरी जान ही। कहते हुए वो चुप हो गया। रूही ने सर झुकाते हुए कहा, सॉरी, मैंने आप सबको परेशान कर दिया। कहते हुए वो खामोश हो गई। कुछ पल बाद रूही ने दर्द भरी आवाज़ में, मुझे बताया मम्मा ने, मैं 3 साल से यहाँ जिंदा लाश की तरह पड़ी हूँ। लेकिन आपको पता है, मुझे कुछ कुछ धुंधली सी बातें याद हैं। जब मेरे साथ वो हादसा हुआ, बेहोशी की हालत में कोई मेरे लिए बुरी तरह रो रहा था, मुझे होश में रहने के लिए कह रहा था, मुझसे प्यार का इजहार कर रहा था। कहते हुए रूही का चेहरा दर्द से भर गया। वहीं कबीर का दिल जोरों से धड़क उठा, लेकिन रूही की अगली बात सुनकर उसका दिल बुरी तरह टूट गया। रूही रुद्रम की तरफ देखते हुए नम आंखों से मुस्कुराते हुए, वो तुम ही थे ना रुद्र? तुम ही हो ना जो हर महीने मेरे पास आते थे और मेरा हाथ पकड़कर मुझे होश में आने के लिए कहते थे, मेरे लिए रोते थे घंटों मेरे पास बैठकर। मैं गहरी नींद में थी, लेकिन कुछ कुछ ज़रूर सुनाई देता था। रुद्रम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नज़रें कबीर पर बनी हुई थी। उसे आज पता चला था कि कबीर महीने 1-2 महीनों में बिना बताए कहाँ गायब हो जाता था। रुद्रम गहरी आवाज़ में, रूही, आंखें बंद करो और शांत हो जाओ। रुद्रम की बात सुनकर रूही थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन उसे लगा रुद्रम को उसकी चिंता है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। रूही शांति से लेट गई, लेकिन उसकी नज़रें रुद्रम पर ही थीं, जिससे रुद्रम परेशान हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ संगीत शुरू हो गया था। सबसे पहले महक और ऋषि ने डांस किया था। महक ने आराध्या को भी डांस के लिए कहा, लेकिन आराध्या ने मेहंदी ना सुखाने का बहाना बना दिया। स्टेज पर महक के कजिन्स डांस कर रहे थे। महक ने आराध्या का मायूस चेहरा देखते हुए ऋषि से कहा, मेरी वो दोनों सौतने कहाँ पर हैं? कितने घंटे हो गए दिखाई नहीं दे रहे। ऋषि सौतन सुनकर सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा, फिर उसकी बात का मतलब समझकर हंस पड़ा। महक उसे देखकर मुंह बनाने लगी। कुछ पल बाद ऋषि ने कहा, रूही को होश आ गया है, वे दोनों अभी हॉस्पिटल में हैं। महक खुशी से, ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। 3 साल से वो ऐसे ही सो रही है। उसके मॉम डैड हर रोज़ उसके लिए रोते थे, देखकर बहुत दुख होता था। और सबसे बड़ा दर्द तो रुद्रम के दिल पर लगा था। रूही के मॉम डैड रूही की हालत का जिम्मेदार उसे समझते थे, लेकिन अब लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऋषि हाँ में सर हिलाते हुए, हाँ, लेकिन मुझे रुद्रम के लिए डर लग रहा है। अभी तो रुद्रम और आराध्या का रिश्ता ठीक होने लगा था, ऐसे में वापस रूही का उनकी जिंदगी में आना कहीं सब कुछ बर्बाद ना करते। ये सुनकर महक के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें छा गईं। फंक्शन कुछ देर बाद खत्म हो गया। सभी मेहमान लगभग जा चुके थे। ऋषि की फैमिली भी गाड़ियों में बैठ चुके थे। ऋषि और आराध्या ही बचे हुए थे। ऋषि ने आराध्या को देखते हुए कहा, आराध्या, आप गाड़ी तक चलो, मैं एक बार महक से मिलकर आता हूँ। आराध्या ने सर हिला दिया। ऋषि जल्दी से अंदर की तरफ भागा। आराध्या गार्डन में जाकर खड़ी हो गई। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आराध्या ने बेचैनी से आंखें बंद कर ली। उसकी साड़ी का पल्लू थोड़ा सा कमर से सरक गया था, जिसका उसे कोई होश नहीं था। खुले बाल चांद की रोशनी में वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन कोई उसे अजीब सी हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। तभी एक गहरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। आराध्या ने डर कर आंखें खोली। सामने डॉक्टर विशेष खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, आराध्या गोयल। आराध्या ने हैरानी से हाँ में सर हिला दिया। विशेष ने खुशी से कहा, मैंने जब से आपको देखा है तब से सोच रहा हूँ कि मैंने इस लड़की को कहाँ देखा है। अब जाकर याद आया, 1 साल में कितनी बदल गई हो आप।
लेकिन और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। विशेष एक्साइटमेंट में ज़्यादा ही बोल गया। वहीं आराध्या ये सुनकर असहज हो गई। आराध्या धीरे से, लेकिन मैंने आपको नहीं पहचाना, क्या हम कभी मिले हैं? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? विशेष, क्या मैं इतना बदल गया हूँ जो तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई? वो आपसे तुम पर आ गया था, लेकिन आराध्या को वो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था। उसे परेशान देखकर विधुर ने हंसते हुए कहा, इतना दिमाग पर जोर मत दो। तुम्हें याद है तुम एक बार अपने बाबा धीरज जी को उदयपुर हमारे हॉस्पिटल लाई थी? उन्हें खून की ज़रूरत थी, लेकिन कहीं से भी अरेंजमेंट नहीं हुई थी। तब मैंने ही उन्हें खून दिया था। ये सुनकर आराध्या को सब कुछ याद आ गया। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सॉरी डॉक्टर, उस समय मैं बहुत परेशान थी, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ना ही आपका ठीक से शुक्रिया कर पाई। उस दिन आपने जो मेरे लिए, उसका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। अगर उस दिन आप हमारी मदद नहीं करते तो। कहते हुए आराध्या का गला भर आया। उसकी आंखें नम हो गईं। आराध्या जो रुद्रम को देख रही थी वो भी परेशान हो गई उसे ऐसे जाते देखकर। ऋषि ने उसके पास आते हुए कहा, फिक्र मत करो आराध्या, रुद्रम को कुछ जरूरी काम था इसलिए जाना पड़ा, थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। आराध्या ने सर हिला दिया। सभी को मेहंदी लग गई थी, इसलिए सभी खाने के लिए बैठ गए थे। सभी जेंट्स अपनी अपनी बीवियों को खाना खिला रहे थे। वहीं महक मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। ऋषि उसे खाने के लिए कह रहा था, लेकिन उसे ऋषि के हाथ से खाना नहीं खाना था। आराध्या ने उन्हें देखते हुए धीरे से कहा, दी खा लीजिए, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आज आप नाराज हैं इसलिए ऐसा कर रही हैं, लेकिन जब शादी हो जाएगी तो यही प्यार भरे लम्हे आपको बहुत याद आएंगे। एक कसक सी उठेगी मन में कि काश इन पलों को खुलकर जी लिया होता। महक ये सुनकर शांत हो गई, क्योंकि आराध्या ने सच ही कहा था। ऋषि के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने खाने की एक बाइट महक की तरफ बढ़ाई तो महक ने बिना किसी नखरे के खा लिया। आराध्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई और साथ ही आंखें नम हो गई। उसकी नजरें दरवाजे पर टिक गईं, क्योंकि शाम होने को आई थी, लेकिन रुद्रम अभी तक नहीं आया था और ना ही फोन उठा रहा था। नरेन जी ने आराध्या के सामने बैठते हुए कहा, बाबा की प्रिंसेस, जल्दी से मुंह खोलो, मुझे पता है मेरी बेटी सुबह से भूखी है। कहते हुए उन्होंने एक निवाला आराध्या की तरफ बढ़ाया। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा जी, आप माँ को खिलाइए पहले, ज़्यादा देर तक उनका भूखा रहना सही नहीं है। मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऋषि ने उसे पीछे से बाहों में भरते हुए कहा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, मैं किस लिए हूँ? महक का दिल जोरों से धड़क उठा। उसने नजरें उठाकर आईने में देखा। ऋषि उसे शरारती मुस्कान के साथ देख रहा था। महक उसकी बाहों से निकलने के लिए छटपटाते हुए, ऋषि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे और घर जाओ। ऋषि उसके पेट पर अपनी पकड़ कसते हुए, प्लीज़ जान, इसके बाद तो सीधे फेरों पर ही देख पाऊंगा, थोड़ी देर इन लम्हों को जी लेने दो। महक शांत हो गई, क्योंकि वो भी शादी के 2 दिन बाद यूएस के लिए निकलने वाली थी। वो भी ऋषि के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी। ऋषि ने उसके बैकपैक देखते हुए कहा, उतना ही सामान लेना जो ससुराल में ज़रूरी हो, क्योंकि यूएस तो किसी भी कीमत पर नहीं जाने दूंगा। महक ने आंखें छोटी करके उसे देखा, जैसे कह रही हो, हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। ऋषि उसे पलटकर सामने करते हुए, आओ तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ चेंज करने में। ये सुनकर महक की आंखें बड़ी हो गईं। उसने हकलाते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या, तुम जाओ, मेहंदी सूखने के बाद मैं खुद चेंज कर लूँगी। लेकिन ऋषि कहाँ उसकी बात मानने वाला था। महक के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, इसलिए वो उसे खुद से दूर भी नहीं कर पा रही थी। ये देखकर ऋषि ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। महक की आंखें बड़ी हो गईं। ऋषि ने थोड़ा सा दूर होते हुए कहा, मेहंदी खराब हो जाएगी बेबी। कहते हुए उसने महक के हाथ ऊपर कर दिए और दोबारा से बेसब्रों की तरह उस पर टूट पड़ा। धीरे धीरे महक भी उसकी बाहों में पिघलने लगी। उसने सुकून से आंखें बंद कर लीं। ऋषि के हाथ उसकी कमर पर घूम रहे थे। किस करते हुए ऋषि ने उसके ब्लाउज की डोर खोल दी। महक से हर गई। वो ऋषि की बाहों में मचलने लगी, लेकिन ऋषि उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने होठों से होते हुए उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। महक ने कसकर आंखें बंद कर लीं। वो कांप रही थी। ये महसूस कर ऋषि मुस्कुराया। ऋषि महक की गर्दन को चूम और काट रहा था। उसके हाथ महक की पीठ पर कसे हुए थे। उसने जैसे ही महक के ब्लाउज को कंधे से थोड़ा नीचे किया, महक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ऋषि, आराध्या कहाँ है? ये सुनकर ऋषि के होंठ रुक गए। उसे अब याद आया कि वो आराध्या को नीचे खड़ा करके आया है। ऋषि को रुकते देख महक की सांसें शांत हो गईं। ऋषि उससे दूर होकर उसके कपड़े सही करते हुए, बेबी, आज तो बची, लेकिन कल कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। अगर आराध्या को बाहर छोड़कर नहीं आया होता तो सच में आज ही सुहागरात मना कर जाता।
महक का चेहरा लाल हो गया शर्म से। उसे आज एहसास हुआ कि ये उसका पहले वाला ही ऋषि है। ऋषि महक को बेबी ही कहता था। ऋषि ने हल्के से उसके होठों को चूमते हुए कहा, कल आता हूँ आपको हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए। कहते हुए ऋषि जल्दी से नीचे भाग गया। वो जैसे ही बाहर पहुंचा उसकी आंखें छोटी हो गईं, क्योंकि विशेष आराध्या से कुछ बात कर रहा था। ऋषि जल्दी से आराध्या के पास जाते हुए, सॉरी आराध्या, आपको इतना वेट करना पड़ा, चलो चलते हैं। आराध्या ने विशेष को देखकर हाथ हिलाया और ऋषि के साथ गाड़ी में बैठ गई। ऋषि गाड़ी चलाते हुए, क्या बोल रहा था वो डॉक्टर? आराध्या धीरे से, कुछ नहीं, एक बार मैं बाबा सा के साथ इनके हॉस्पिटल में आई थी। इन्होंने खून दिया था मेरे बाबा सा को। बस उन्होंने मुझे पहचान लिया और उनके बारे में पूछने के लिए आ गए। आराध्या का गला भर आया था। उसने चेहरा खिड़की की तरफ फेर लिया, लेकिन ऋषि को पता चल गया था कि वो रो रही हैं। उसकी पकड़ स्टेयरिंग पर कस गई। कुछ पल बाद आराध्या ने कहा, ऋषि भैया, मुझे मेरे घर ही छोड़ दीजिए। मैं कल शादी में पहनने के कपड़े नहीं लेकर आई थी। कल घर से ही तैयार होकर आ जाऊंगी। ऋषि ने सर हिला दिया और गाड़ी शेखावत मेंशन की तरफ मोड़ दी। कुछ देर बाद ऋषि ने आराध्या को संभाल कर उतारा। आराध्या मुस्कुराकर उसे बाय बोलकर अंदर की तरफ चल पड़ी। नरेन जी दरवाजे पर ही खड़े थे। आराध्या हैरानी से, पापा जी, आप सोए नहीं अब तक? नरेन जी, बस रूम में ही जा रहा था। गाड़ी की आवाज़ सुनी तो सोचा रुद्रम और आप आ गए हो, ये सोचकर देखने चला आया। आप जाइए रूम में। आराध्या ने सर हिला दिया और अंदर चली गई। वे ऋषि के पास आए और सख्त आवाज़ में कहा, रुद्रम कहाँ है ऋषि? वो किसी का फ़ोन भी नहीं उठा रहा। ऋषि ने उन्हें सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर नरेन जी भी परेशान हो गए। ऋषि, मेरी बात हुई है रुद्र से, वो घर ही आ रहा है, रास्ते में होगा। नरेन जी ने उसे घर जाने के लिए कहा। आराध्या रूम में आई तो एक पल के लिए हैरान हो गई, क्योंकि रूम पूरी तरह से बदलवा दिया था रुद्रम ने। किंग साइज बेड, बेड के ऊपर उन दोनों की एक खूबसूरत सी फ़ोटो जो बहुत बड़ी थी। एक तरफ वॉल पर आराध्या की बहुत सारी फ़ोटो। ड्रेसिंग टेबल भी बड़ी लगवा दी थी, जिस पर आराध्या की ज़रूरत का सारा सामान मौजूद था। आराध्या के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वो बेसब्री से रुद्रम का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद एक गाड़ी की आवाज़ आई। आराध्या ने खिड़की से देखा तो रुद्रम ही आया था। वो जल्दी से नीचे की तरफ भागी। रुद्रम जैसे ही अंदर आया, हॉल में नरेन जी को देखकर रुक गया। आराध्या भी सीढ़ियों पर ही रुक गई और पीछे खड़ी हो गई। रुद्रम ने उसे देखा नहीं था। नरेन जी रुद्रम को देखते हुए, रुद्रम, माना वो रूही अभी होश में आई है, आपको एक बार उसके पास जाना भी चाहिए था, लेकिन ये मत भूलो कि आपकी शादी हो चुकी है। कुछ जिम्मेदारियां आपकी आराध्या की तरफ भी हैं। मेरी बच्ची कब से आपका इंतज़ार कर रही है, भूखी प्यासी। आपको थोड़ा सा नहीं अंदाज़ा है? कहते हुए उनकी आवाज़ तेज़ हो गई थी। रुद्रम गहरी सांस लेकर, मुझे पता है डैड, आराध्या मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन रूही को आज ज़्यादा ज़रूरत थी मेरी। ऊपर खड़ी आराध्या का दिल तड़प उठा। उसके चेहरे की सारी मुस्कुराहट गायब हो गई जब उसने रुद्रम के मुंह से अपने लिए जिम्मेदारी शब्द सुना। और रूही? आराध्या के मन में हज़ारों सवाल उमड़ आए। कौन है रूही? ऐसा क्या रिश्ता है रुद्रम का रूही के साथ, जो आज रुद्रम ने उसे भी पीछे छोड़ दिया? पूरे दिन एक पल के लिए भी उसका फ़ोन नहीं उठाया। आराध्या नम आंखें लिए बिना कोई आवाज़ किए वापस रूम में चली गई। जारी है। अगर आपको ये भाग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब। शुक्रिया। जल्द ही मिलते हैं नए भाग के साथ।